कहानी की शुरुआत हुई बेलरिस नाम के छोटे से अनजान गांव में, जिसके चारों तरफ घने और खतरनाक जंगल बसे हैं। तभी एक योद्धा जिसका नाम फिनिस्ट होता है अपने चेले बोगा से बोला, सभी मेरी बहादुरी के किस्से जानते ही हैं, अब अपनी और तारीफ क्या ही करूं। मेरे जैसे कई सारे फैल्कन के वीर योद्धा हैं जो पाताल लोक के राक्षस और बड़े जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन मैं उनका बाप हूँ क्योंकि मैं सबसे महान हूँ, समझे बोगा। फिनिस्ट बोला, यार बोगा, वो सब तो ठीक है, लेकिन वो जंगली सुअर कहाँ है जिसे पकड़ने हम आए हैं। बोगा ने कहा, अब मैं क्या बताऊं, मैं तो आपके साथ ही आ रहा हूँ। फिनिस्ट बोला, कभी सोचा न था कि जंग में दुश्मनों से लड़ने के बजाय मुझे एक सुअर को पकड़ना पड़ेगा। बोगा ने कहा, इसे हल्के में ना लो, ये बहुत बड़ा और खतरनाक सुअर है और इसने गांव वालों के घर और फसलों को तहस-नहस करके रखा है। फिनिस्ट ने कहा, अब तू देख आज तेरा मालिक कैसे सुअर का काम तमाम करता है। तभी उन्हें मैदान में बड़ा सा सुअर दिखाई दिया जो मस्त नींद ले रहा था। बोगा बोला, इसे ना उठाने में ही भलाई है, चलो वापस चलते हैं। फिनिस्ट ने कहा, तू मुझे हल्के में ले रहा है, ये सुअर तो एक मजाक है। फिर फिनिस्ट ने पूरे जोश में आकर हथियार को सुअर में मार दिया, लेकिन उसकी तोंद से पलटी खाकर खुद सर के बल पर गिर गया। मैं हार नहीं मानूंगा बोगा, वो उसे कहकर धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन बात नहीं बनती। इसके बाद फिनिस्ट उसकी तोंद पर लकड़ी चलाने लगा, पर सुअर तो हिलने का नाम ही नहीं लेता। फिनिस्ट के सर का पारा चढ़ गया, इसलिए जैसे तैसे सुअर के ऊपर चढ़ा और लकड़े से पीट कर कहने लगा, उठ जा सुअर कहीं के, मेरी इज्जत दाव पर लगी है। लेकिन सुअर मानो उसे कुछ समझ ही नहीं रहा था, मस्त सोता रहता है। इधर अपना खाना पीना कर बोगा ने भी सुअर को उठाने के लिए नुकीले भाले को उसकी नाक में डाल दिया, जिससे गुदगुदी होने के कारण सुअर जाग गया, जोर से चीखा, जिसने बोगा को नहला दिया पूरा। लेकिन उसके देखते ही फिनिस्ट और बोगा की हालत पतली हो गई, क्योंकि ये कोई आम सा सुअर नहीं है, इसके पास चमगादड़ जैसे उड़ने वाले पंख भी हैं। घबराते ही बोगा पीछे की तरफ भागा, जिस पर सुअर भी उसका पीछा करने लगा। तब फिनिस्ट ने उसकी नाक पकड़ उसे रोकने लगा, लेकिन सुअर ने फिनिस्ट को चींटी समझ अपने सर से जोर से हिला दिया, जिससे फिनिस्ट हवा में उड़कर सीधा सुअर की पीठ पर जा पहुंचा। बोगा ने फिनिस्ट को रस्सी फेंकी, बोला, इसे इस कानून के फंदे में जकड़ लो, इससे पहले मुजरिम भाग निकले। पर डर के मारे सुअर ने उड़ान भर दी। अपना फिनिस्ट डरा नहीं, बल्कि उसने रस्सी को सुअर के पंखों पर मौजूद नाखूनों से बांधा और उसके उड़ने की रफ्तार को खींचकर धीमा करने लगा। तभी उसकी नजर अपने गांव पर पड़ी तो उसने रस्सी को पूरी ताकत से खींचा, जिससे सुअर अपने पंख हिला न सके और सीधा गांव के बाजार में जाकर मुंह के बल गिर पड़ा। इतने बड़े सुअर को देख सारे गांव वालों की हालत खराब हुई, लेकिन जब उन्होंने सुअर के ऊपर अपने हीरों को देखा, उन्हें समझ आया कि इसकी बत्ती गुल करने वाला कोई और नहीं, अपना फिनिस्ट है। तो सारे गांव वाले झूम उठे, चिल्लाने लगे कि ये हमारा फेल्कन रक्षक है, ये हमें हर मुसीबत से बचाता है। फिर फिनिस्ट ने वो सुअर को मस्त पकाकर सभी को दावत दी और खासकर बच्चों को। फिनिस्ट ने बोगा को बताया कि मेरी तरह यहाँ कई सारे फैल्कन रक्षक हैं, लेकिन जो भी फैल्कन सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर पकड़ के लाता है, उसे दौलत, अच्छा खाना, इज्जत जैसी सभी चीजें दी जाती है। इसलिए मैं ये सब करता हूँ जिससे मैं सभी की नजरों में उनका भगवान बना रहूं, सब मेरी इज्जत करें। दूसरी ओर बाजार में एक नकाबपोश जादूगरनी जिसका नाम याना है सामान ले रही है, लेकिन तभी उसने जो देखा हक्का बक्का रह गई। उसके हाथ की चमड़ी ढीली पड़ने लगी, मानो जैसे वो बूढ़ी हो रही है। तभी उसने अपनी जादुई सेब निकाल कर खा लिया, जिससे वो फिर से ठीक हो गई। इधर अभी भी गाँव वाले फिनिस्ट की जय जयकार करने में लगे थे। याना फिनिस्ट से मिली, बोली, तुम इतने बड़े काम करते हो, सभी की मदद करते हो, तो मेरा एक छोटा सा काम भी कर दो। गर्मियों के दिन है, तो अगर तुम तालाब से पत्थरों को हटा दोगे तो मुझे पानी मिलने में आसानी होगी। जिस पर पहले तो फिनिस्ट बहुत हंसने लगा, जिसे देख गांव वाले भी याना पर हंसने लगे। अकड़ के बोला, तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ, इस पूरे लोक का रक्षक, यानी कि धरती का सबसे वीर फैल्कन योद्धा, और तुम चाहती हो मैं मजदूरों वाला पत्थरों को हटाने का काम पर लगूं। अब मैं क्या ही अपनी तारीफ करूं, सब जानते हैं मैंने जंगल के 4 हाथ और 2 मुंह वाले दैत्य को मारा है। ज्वालामुखी पर आग वाले राक्षस को भी मैंने हराया है। मेरी महानता की कोई सीमा नहीं। तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? तुम्हारे घर का नौकर इतना कम नहीं था कि उसका चेला बोगा भी कहने लगा, तुम तो एक धोखेबाज हो, तुम वही तो जादूगरनी हो ना, जो असल में 100 साल की है। तुम तो बूढ़ी हो, पर जादुई सेब खाकर ऐसी खूबसूरत बनी रहकर यहाँ के आदमियों को धोखे में रखती हो। मैं भी तुम्हारे माया जाल में फंसने से बचा हूँ। याना बोली, चुप रहो, तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। बोगा ने कहा, मैं क्यों डरूं एक बूढ़ी अम्मा से जो पता नहीं कैसे चल फिर रही है। अभी तक तो बिस्तर पकड़ लेना चाहिए था, और फिनिस्ट के होते हुए तुम क्या ही कर लोगी। याना ने एक जादुई पाउडर बोगा की टोपी पर फेंका, जिससे टोपी जिंदा हो गई, बोगा के सर को खाने लगी। फिनिस्ट ने कातिल टोपी को पकड़ के फेंक दिया, जिससे बोगा बच गया। लेकिन उनकी ऐसी हालत देख याना को बहुत मजा आया। फिनिस्ट का दिमाग खराब हो चुका था। घर आकर बोगा से कहने लगा, हमें और भी ज्यादा खतरनाक और मायावी जानवरों का शिकार करना पड़ेगा, तभी याना जैसे लोगों को मैं मजबूर कर पाऊंगा अपनी इज्जत करने के लिए। बोला, इसने तो बीच बाजार में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, ये मुझे कुछ समझ ही नहीं रही है। बोगा ने खुलासा किया कि जंगल
जंगल के उस पार उत्तरी दिशा में पहाड़ों पर एक किला है, जहाँ एक खतरनाक राक्षस ने कई सालों से एक लड़की को बंदी बना के रखा है। ऐसा नहीं है पहले किसी फैल्कन वीर योद्धा ने उस लड़की को बचाने की कोशिश नहीं की, पर जो भी गया उनकी हड्डियां भी नहीं मिली। हाँ, उनके मरने की चीखें जरूर पहाड़ों पर सुनाई दी है मुसाफिरों को। फिनिस्ट बोला, अबे तू गधा है क्या? पहले बता दिया होता तो ये याना जैसी छोटी मोटी जादूगरनी मेरे कदमों में गिरकर मेरी जय जयकारा कर रही होती। लेकिन अब मैं देर नहीं करूंगा, सामान बांधो और इस किले की गुथी को सुलझाते हैं। रात में वे किले के नीचे पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ और फैल्कन योद्धा को आग जलाते हुए बैठे देखा। लेकिन उन्होंने फिनिस्ट को नीचा दिखाया, क्योंकि हर फैल्कन योद्धा खुद को औरों से बेहतर जताकर दूसरों को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। हर किसी में ऐसी अकड़ भरी हुई थी। फिनिस्ट ने समझाया, ऐसा है भाई लोग, देखो अकेले लड़ने से कुछ नहीं हो रहा, तो क्यों ना हम सब मिलकर इस राक्षस का खात्मा करें। लेकिन तुम लोग बहुत थके लग रहे हो, ये लो मेरी खास शराब पी लो, जिससे तुम्हारे अंदर भी मेरी तरह चुस्ती फुर्ती आ जाए। तब बाकियों ने सोचा, फिनिस्ट तो हमसे कहीं ज्यादा मशहूर है, हमसे ज्यादा नाम और इज्जत है, तो ये हमें धोखा क्यों ही देगा। तो सभी ने खुशी खुशी सारी पी ली। तब फिनिस्ट ने बोगा को दूर ले जाकर पूछा, ओए सुन चले, तूने बेहोशी की दवा मिलाई थी ना, तो ये सो क्यों नहीं रहे? बोगा बोला, थोड़ा रुको तो, सबकी बत्ती गुल होने वाली है, सभी गहरी नींद में सो जाएंगे। फिनिस्ट ने शाबाशी दी, क्या बढ़िया काम किया, चले जल्दी सुबह हो जाए तो मैं अकेले जाकर उस छिपे रहस्यमयी राक्षस की धज्जियां उड़ा दूंगा, जिससे सिर्फ मेरा ही नाम होगा हर किसी की जुबान पर। सुबह होते ही फिनिस्ट किले के दरवाजे को खोल अंदर पहुंचा, जहां उसे एक लड़की मिली जिसका नाम होता है ग्रेस। उसे देख फिनिस्ट बोला, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी आसानी से मिल जाओगी, मुझे तो लगा था कि उस राक्षस से दो दो हाथ करने पड़ेंगे पहले। खैर अब मिली हो तो चलो, मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूँ। ग्रेस कहने लगी, जाओ पहले खुद को बचाओ, और डर के भागती है। अब इससे पहले फिनिस्ट और कुछ पूछताछ करता, पीछे से एक जहरीले सांप फिनिस्ट पर हमला कर देता है, पर फिनिस्ट ने खुद को बचाया। तब वही रहस्यमयी राक्षस खुली रोशनी में सामने आया, जो कि बाघ, बिल्ली और सांप मानो तीनों का मिलाजुला हुआ भयंकर रूप था। देखने से वो राक्षस बहुत गुस्से में था और बहुत खतरनाक भी नजर आया। पहले तो राक्षस ने कई सारे भयंकर हमले किए, जिससे फिनिस्ट जख्मी हुआ, पर फिनिस्ट बोला, यही तो चाहिए था, अब मिला कोई टक्कर का। और फिर फिनिस्ट ने उसे उठाकर पटक दिया, फिर मौका पाकर अपने हथियार को दीवार पर दे मारा, जिससे एक भारी भरकम चट्टान राक्षस के ऊपर गिर गया, जिससे राक्षस की हालत खराब हो गई। फिर फिनिस्ट ने तय किया, अब इसका किस्सा खत्म करता हूँ, और उसकी पूंछ पकड़ के चीर के दो टुकड़े करने लगा। पर पूंछ तो असल में सांप है, तो सांप ने फिनिस्ट पर जहर उगला और भाग निकला। जहर आंखों में गया था, जिससे उसे काफी जलन हो रही थी, और अब तो उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। फिनिस्ट ने सोचा, आंखें काम नहीं आ रही तो क्या हुआ, हाथ तो है। तो उसने अंधाधुंध चारों तरफ हथियार से तोड़फोड़ करना शुरू कर दी, जिससे वो राक्षस भी मर जाए। लेकिन इसी दौरान किले का सबसे बड़ा मीनार भी तबाह हो गया, जिसकी आहट से वो सोए हुए बाकी फैल्कन्स भी जाग गए। बोगा और बाकी फैल्कन्स आ गए। इधर बोगा कहने लगा, देखा तुम सबने, मेरे मालिक फिनिस्ट ने इस राक्षस को भी खत्म कर दिया। अब गाँव वाले इनका मंदिर बनवा के रोज पूजा करेंगे। पर इधर तो फिनिस्ट एक पत्थर के नीचे फंसा पड़ा हुआ था, जिसके बाद बोगा और फैल्कन्स ने उसे बाहर निकाला। बातों ही बातों में फिनिस्ट को एहसास हुआ कि भाई इतना अंधेरा क्यों है। फिर उन्हें समझ आया कि फिनिस्ट की सच में बत्ती गुल हो गई है। फैल्कन्स ने खुलासा किया कि राक्षस के जहर पड़ने से लोग अंधे हो जाते हैं, और इस अंधेपन को दूर करने की आज तक कोई दवा बनी ही नहीं। इतना बड़ा दुख कम नहीं था कि फैल्कन्स ने एक और दुख दे दिया, बताया कि अब तुम फैल्कन भी नहीं रहे, क्योंकि तुम अंधे हो चुके हो। कुछ देर बाद बोगा फिनिस्ट का सहारा बन उसकी मदद कर उसे गाँव ले आया। लेकिन फिनिस्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि अब तक जो लोग उसे प्यार, इज्जत, सम्मान देते आए हैं, वो अब उसे नसीब नहीं होगी। यानी अब उसके लिए उसकी जिंदगी का कोई मायने ही नहीं रह गया था। उधर जादूगरनी याना को जवान बनाए रखने वाला जादुई सेब खत्म हो चुके थे, इसलिए एक नई दवा बना रही थी, और कई छोटे जानवरों को पकाकर एक बढ़िया लेप बना उसे चेहरे पर लगा लिया। कुछ देर बाद बोगा आया और कहने लगा कि तुम तो जादूगरनी हो, चाहो तो कुछ भी कर सकती हो। फिनिस्ट राक्षस के जहर से अंधा हो चुका है, तो क्या तुम इसकी रोशनी लौटाने में मदद करोगी? याना ने कहा, पर वो तो बहुत ही वीर बहादुर योद्धा है ना, वो तो मुझे कुछ भी नहीं समझता। जाओ निकल जाओ। और एक बार फिर याना ने जादुई पाउडर को बोगा के जूतों में डाल दिया, जिससे जूते जिंदा होकर उसे काटने लगे। तब बोगा गिरते पड़ते अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा। अब तक फिनिस्ट समझ चुका था कि अब उसे ऐसे ही जीना होगा। हालांकि गाँव वाले उस पर तरस खा के उसे फल, सब्जी वगैरह सब ऐसे ही दे दिया करते थे, लेकिन अब वो देख तो नहीं सकता था। इसी का फायदा उठाकर शरारती बच्चे उससे सब चोरी कर लेते थे। अब उसे भूख लग रही थी और बाहर जोर से बारिश भी शुरू हो गई। फिनिस्ट के गांव के लोग बारिश में बाहर नहीं निकलते थे, इसलिए लाठी को सहारा बना फिनिस्ट बाहर आकर एक कचरे के डब्बे तक पहुंचा और उसमें मौजूद लोगों के फेंके हुए आधे अधूरे फलों को खाकर अपनी भूख शांत करता है। रोने लगा कि उसके क्या ही दिन आ गए हैं, लेकिन वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता है, क्योंकि वो बहुत खुदगर्ज था। इसलिए जब बोगा उसके लिए खाना लाया तो उसने बोगा को उसके चेले की नौकरी से निकाल दिया। कहने लगा, चेले जाओ यहाँ से, अपने वक्त मुझ पर बर्बाद मत करो। खैर मायूस उदास बैठे फिनिस्ट अपनी हालत के बारे में सोच ही रहा था कि तभी याना ने आकर उसे फल
और ब्रेड खाने को दिए। बोली, हाँ तुमने मेरी मदद नहीं की थी, उल्टा तुमने मेरा मजाक बनाया। लेकिन तुम्हारी हालत पर तो मुझे हंसी भी नहीं आ रही। मुझे तुम अब भी जरा भी पसंद नहीं हो, लेकिन तुमसे बदला लेने का मेरा कोई इरादा नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि तुम्हारी आंखों को ठीक करने की दवा आज तक बनी नहीं है, इसलिए मेरे से कोई उम्मीद मत रखना, समझे? फिनिस्ट बोला, हाँ ठीक है देवी माँ, मेरी वैसे भी तुमसे कोई उम्मीद नहीं थी, और हाँ हंस लो मुझ पर, मैं बुरा नहीं मानूंगा। अब वे बात कर ही रहे थे कि तभी उनके गांव में लुटेरों के कबीले ने धावा बोल दिया। सब कुछ तहसन हंस कर सब कुछ लूटने लगे। जब याना ने विरोध किया तो उसे भी पकड़ लिया। हाँ, याना जादूगरनी थी, लेकिन बस छोटे मोटे कमाल ही कर सकती थी। अभी उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वो लुटेरों को सबक सिखा सके। लुटेरे ने फिनिस्ट का घर भी लूटने का सोचा, उसे पकड़ के मारने लगे, लेकिन अंधे होने के बावजूद उसने लुटेरों की अच्छे से धुलाई करी। पर पीछे से एक लुटेरे ने सर पर वार कर उसे बेहोश कर दिया। अगले दिन याना जादू से फिनिस्ट को होश में लाई, बताया कि हम लुटेरों के जहाज पर बंदी है। तभी ऊपर से बोगा ने उन्हें आवाज लगाई। फिनिस्ट बोला, अबे चेले, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? बोगा ने बताया, अब मैं तुम्हारा चेला नहीं हूँ, समझे? तुम ही ने तो मुझे नौकरी से निकाला था, तो मैं इन लुटेरों के साथ हो लिया हूँ, पर मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। मैंने धीरे से लुटेरों को खजाने की बात करते सुना तो चुपके से एक चीज चुरा ली, एक सोने का पूरा दिया, जिसे बेचकर तो बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। देखो ये कितना नायाब सुंदर है, इसकी बनावट कई साल पुरानी मालूम पड़ती है। और ये कहते हुए गलती से दिए को घिस दिया। तब उनके सामने एक बड़ा खतरनाक सा मिट्टी का जिन प्रकट हो गया, जिससे वो घबरा गए। शोर सुन एक लुटेरा नीचे आया, लेकिन जिन ने मुक्का मारकर उसे आसमान की वादियों में पहुंचा दिया। हालांकि इसी बीच फिनिस्ट आजाद हो गया, पर जिन ने उस पर हमला कर दिया। फिनिस्ट को कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, पर याना उसे बताते जा रही थी कि अब जिन कहां से हमला कर रहा है। फिनिस्ट ने सारी ताकत जान लगा के कई मुक्के मारे, लेकिन जिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा उसने तो फिनिस्ट को उठा के पटक कर फिर से बेहोश कर दिया। जिन ने सोचा, अब इस चेले को तोड़ता हूँ, पर बोगा तो रहम की भीख मांगने लगा। माफ कर दे भाई, जो तेरी नींद खराब की मैंने, कृपा कर वापस अपने दिए में चले जाओ। तो जिन अंदर चला भी गया, क्योंकि दिए को घिसने वाली की बात जिन मानता था। बोगा ने सवाल किया, जो अभी अभी हुआ वो सब क्या था, और ये मिट्टी से बना जिन क्या बला है? याना कहने लगी कि ये एक बुरा और खतरनाक जिन है, जिसका इस्तेमाल लुटेरे अपने दुश्मनों को डराने करते हैं। दुश्मन लोग इसकी तोड़फोड़ देख पहले ही अपने हथियार डाल देते हैं। तभी लुटेरों को भी सच्चाई पता लग गई कि ये बोगा इन बंदियों का दोस्त है और हमें धोखा देकर इनकी मदद कर रहा है। तो बोगा भी पकड़ा गया। अब उनका जहाज हीवा शहर में पहुंचा, जहां उन्हें बाजार के बीचों बीच बांधा है। तभी एक रईस सेठ आया, कहने लगा कि याना, मैं तुम्हें नहीं खरीदूंगा क्योंकि तुम बहुत बूढ़ी हो। तभी सुन याना ने सेठ की गलत जगह लात मारकर उसकी अकल ठिकाने लगा दी। अगर मैं बूढ़ी हूँ तो तुम भी किसी काम के नहीं, और तूने बुढ़िया किसे कहा? पहले अपना हुलिया देख शीशे में। तब बदला लेने के लिए रईस सेठ ने चाबुक उठाया, पर आरिफ नाम के बंदे ने उसका हाथ पकड़ लिया। याना आरिफ को बस देखती रह गई, मानो उसे आरिफ से पहली नजर में प्यार हो गया। तब आरिफ का बॉस वहाँ आया, उसका नाम हारू होता है, और हारू ने उन तीनों को अच्छे ही दामों पर खरीद लिया। वहाँ की जनता के बीच से जब हारू गुजरा तो उसे देख लोगों ने उसकी जय जयकार करने लगे, दोहराने लगे कि हमारा रक्षक हारू 100 साल चाहिए। पर ये सब देख फिनिस्ट को हारू से जलन होने लगी, क्योंकि कभी उसकी भी ऐसी ही जय जयकार हुआ करती थी। भूख लगने पर लाल मिर्च को फल समझ बोगा ने उसे खाया, जिसके बाद उसके आंसू की नदियां बहनी शुरू हो गई। असल में उनके गांव में सिर्फ आलू और कुछ गिने चुने फल ही मिलते थे, इसलिए बाकी फलों के बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं था। तभी किसी ने जोर से कहा, पागल आदमी, तुम्हें फल और मिर्च के बीच में अंतर नहीं पता? जो चाव से खाने लगे। बोगा ने इधर उधर देखा कि आवाज तो आई, लेकिन बोल कौन रहा है? फिर से कोई बोला, अबे मेरे पर ही बोझ बने हो और तुम्हें दिखाई भी नहीं दे रहा, मैं अभी तुझे लात मार के गिराता हूँ। बोगा हैरान हुआ कि इस शहर में ऊंट भी बोलते हैं। ऊंट ने कहा कि मेरा नाम जमाल है, और मुझे कुछ कहा तो मैं तुझे नीचे पटक दूंगा, और ऊंट तो बिल्कुल भी मत कहना मुझे, समझे? बोगा बोला, पर तू है तो ऊंट ही सही, तो क्यों न बोलूं? जमाल ने खुलासा किया कि बेटे तू समझ नहीं रहा, मैं पहले आरिफ के शरीर में ही रहता था, लेकिन एक बुरे तांत्रिक के श्राप से मेरी आत्मा जो आरिफ के अंदर थी अब इस ऊंट में आ गई है। तुम लोगों को लग रहा है कि हारू एक बुरा आदमी है, तुम पर जुल्म करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि वो तो तुम्हें अपने अपने घर पहुंचा देगा। असल में लुटेरे मुसाफिर को पकड़ के बंदी बना यहाँ गोली लगा के उन्हें बेच देते हैं, पर हारू उन्हें पहले ही खरीद कर उन्हें आजाद कर वापस अपने घर पर भेजकर उनकी मदद करता है। और हारू ने मुझसे भी वादा किया है कि वो मेरी आत्मा मेरे असली शरीर में लौटाने में भी मदद करेगा। फिर वे सब हारू के आलीशान महल में पहुंचे, जहां उन्होंने एक कछुए को पानी लाते देखा, जिसे देख बोगा बोला, मुझे प्यास नहीं लगी है, रहने दो बस। हारू कहने लगा, अरे डरो मत, ये कोई असली कछुआ नहीं बल्कि मेरा बनाया वैज्ञानिक यंत्र है, जिसे मैंने कछुए का रूप दिया है बस। और ऐसे कई सारे यंत्र मेरे महल का सारा काम करते हैं, जैसे खाना बनाना, साफ सफाई करना। फिर उनके स्वागत में हारू ने कई सारे स्वादिष्ट पकवान पेश किए, जिन्हें
देख उन तीनों की आंखें फटी ही फटी रह गई। माफ करिए उन दोनों की, क्योंकि अपना फिनिस्ट तो बेचारा अंधा हो चुका था। खैर फिर तीनों ने बड़े चाव से दावत का मजा लिया और पेट भर खाना खाया। हारू उनको फिर एक खुफिया कमरे में ले आया जो कि असल में उसकी लैब थी। उन तीनों ने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा था, इसलिए हैरान थे। हारू ने उन्हें फिर सोने का रस दिखाया जिसके अंदर किसी भी बूढ़े को जवान बनाने की शक्ति है। लेकिन दिक्कत यह है कि इसे मैंने अभी तक किसी पर आजमाया ही नहीं, तो पक्का नहीं है कि ये काम करेगा या नहीं। हारू ने फिर एक वैज्ञानिक शक्तियों से भरा ताज जैसा यंत्र फिनिस्ट के सर पर पहनाया जिसके जरिए फिनिस्ट को सब दिखाई देने लगा, जिससे वो बहुत खुश हुआ। गले लगाकर हारू से कहने लगा, तुमने मुझे और ज्यादा बेइज्जत होने से बचा लिया। तुम्हारी इस मदद को मैं हमेशा याद रखूंगा। फिर हारू ने उन्हें वही जिन वाला दिया दिखाया। सबने बोला, इसे तुरंत फेंक दो, कुछ मत करो, वरना वो मिट्टी का दैत्य हमें मौत के घाट उतार देगा। लेकिन हारू ने घिसकर जिन को निकाला। बोला कि डरो मत, मैं हूं ना। असल में जिन मंत्र शक्ति से बनाया गया है, पर मैं इसकी मंत्र शक्ति को अपने यंत्र से अलग कर सकता हूँ। और फिर हारू ने ठीक ऐसा ही किया जिससे जिन मारा गया। तीनों सोचने लगे कि हारू तो कुछ भी कर सकता है। हारू ने बताया कि कल मेरा जहाज तुम्हें तुम्हारे गांव तक छोड़ देगा। तो रात में सब मस्त चैन की नींद सोने लगे। फिनिस्ट बस कल के बारे में सोच रहा था। वही जमाल याना की खूबसूरती के कसीदे पढ़े जा रहा था कि तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हसीन, तुम सबसे जवान मेरी याना। तभी हारू का बनाया हुआ पक्षी यंत्र एक चिट्ठी लाया जिसे पढ़कर हारू के चेहरे का रंग ही बदल गया। फिनिस्ट के पूछने पर बताया कि उनके शहर के पास ही के रेगिस्तान में एक बड़े राक्षस ने तबाही मचाई हुई है और कुछ शिकारियों को उसने मार के खा भी लिया है। लेकिन अजीब बात यह है कि ऐसा राक्षस सिर्फ किस्से और कहानियों में ही सुना था। उसकी पूंछ सांप के रूप की है और उसका रूप बिल्ली का है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि वो अब शहर की तरफ बढ़ रहा है। तब ये सुन फिनिस्ट बोला, शायद ये वही पहाड़ों वाला राक्षस है जिसने मुझे अंधा बनाया था। लेकिन अब बातचीत का समय नहीं, मेरा बदला लेने का समय है। हारू से कहा कि आपने मेरी आंखें लौटाई तो मैं भी इस राक्षस को खत्म करके आपके शहर को बचाऊंगा। फिर सब सो गए, लेकिन याना नहीं, क्योंकि उसे तो वो जवान करने वाला सोने का रस चाहिए था। पर हारू की आहट सुनकर वही घड़ी वाले बॉक्स में छिप गई। लेकिन हारू ने उसे पकड़ लिया। पूछा, मोहतरमा जी आप यहाँ पर क्या कर रही है, जरा बताने का कष्ट करेंगी। जिस पर याना ने कुछ किताबें पढ़ने का बहाना बना दिया। अगले दिन हारू ने आरिफ की मदद से अपने नए वाले बड़े यंत्र के लीवर को घुमाने लगा। सबको बताया कि ये मेरा नया आविष्कार फ्लाइंग मशीन है, यानी कि उड़न तस्करी। फिर हारू ने फिनिस्ट को बताया कि उस राक्षस से लड़ने के लिए मैंने तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे हथियार और कवच में कुछ बदलाव किए हैं। हारू ने उसे ऊपर के बटन को दबाने को बोला तो फिनिस्ट ने वैसा ही किया, जिससे नुकीले गोले ने जंजीर से निकलते हुए दीवार को तोड़ डाला। और जैसे ही फिर से बटन दबाया तो नुकीला गोला वापस आ गया। फिनिस्ट को ये बदलाव बहुत दमदार लगा। बोला, राक्षस बेटे अब देखता हूँ तुझे कौन बचाएगा। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। फिनिस्ट जाने लगा तो बोगा और याना भी उसके साथ चल दिए। जिस पर फिनिस्ट ने कहा, तुम लोग साथ क्यों आ रहे हो, बहुत खतरा है। बोगा बोला, ये तो वो अपने फायदे के लिए कर रहा है, क्योंकि हारू ने तुम्हारी मदद के लिए मुझे ढेर सारा पैसा देने का वादा किया है। वही याना को वो सोने का रस जिससे वो हमेशा हमेशा के लिए जवान रहेगी। जमाल और आरिफ भी उनके साथ उड़न तस्करी में बैठ गए। मस्त उड़ान भरकर रेगिस्तान में उतरे जहां उस राक्षस का ठिकाना है। लेकिन हारू ने उन्हें ये भी बताया था कि ये उड़न तस्करी तुम्हें वापस नहीं ला पाएगी, क्योंकि इसे मैंने सिर्फ जाने के लिए अभी तक बनाया है, न कि आने के लिए। तो तुम सबको पैदल ही लौटना पड़ेगा। आसपास देखने पर उन्हें शिकारियों का टूटा फूटा सामान मिला, जिसके कुछ ही दूरी पर राक्षस के कदमों के निशान है। पीछा किया तो एक बहुत बड़ी गुफा तक पहुंचे। ये लोग फिर यांत्रिक बॉक्स का बटन दबाते हैं, जिससे वो एक बड़े से पिंजरे में बदल गया। और उन्हें हारू ने साफ लफ्जों में बताया भी था कि इस पिंजरे का लीवर खींचते ही ये खुद ब खुद उस राक्षस को खींचकर कैद कर लेगा। फिनिस्ट अकेला गुफा के अंदर पहुंचा, जहां राक्षस ने पीछे से फिनिस्ट को उठा के पटक दिया। फिनिस्ट ने अपने नए हथियार का इस्तेमाल भी किया, कई सारे वार भी किए, लेकिन राक्षस खुद को बचा लेता था और फिनिस्ट की काफी धुलाई हो रही थी, जिससे वो बेहोश हो गया। राक्षस फिनिस्ट की पेट पूजा करने ही वाला था, लेकिन साथियों ने योजना के मुताबिक बॉक्स का लीवर खींचा, जिससे मजबूत जंजीरें निकली और राक्षस को जकड़कर अंदर खींच लिया। फिर सब के सब खुश होते हुए पैदल ही राक्षस को लेकर वापस जाने लगे। रात हुई तो एक जगह रुककर फिनिस्ट के अलावा सब गहरी नींद में सोए। तभी फिनिस्ट को एक बहुत ही अजीब सी आवाज आई। पिंजरे से एक लड़की गाना गा रही थी। तो फिनिस्ट ने सोचा, देखूं तो ये माजरा क्या है। बॉक्स खोला तो उसे ग्रेस दिखाई दी, जो बहुत ही घबराई हुई थी। फिनिस्ट बोला, राक्षस को बंद किया था तो ये परी जैसी लड़की यहाँ पर कैसे आ गई? तुम इधर क्या कर रही हो और वो राक्षस किधर गायब है? ग्रेस बोली, सच बताऊं, डरना मत, असल में मैं ही परी हूँ, मैं ही वो राक्षस हूँ। फिनिस्ट कहने लगा, मजाक मत करो, और अगर ऐसा है भी तो मैं जानता हूँ कि तुम बुरी नहीं हो, तो यहाँ से बच निकलो अभी
और कहीं दूर भाग जाओ। लेकिन तभी याना ने पीछे से वार कर फिनिस्ट को ही उल्टा पिंजरे में फेंक दिया। माफ करना फिनिस्ट, लेकिन मुझे वो जवान रहने वाला रस हर हाल में चाहिए और बोगा को दौलत। ग्रेस ने माफी मांगते हुए कहने लगी, तुम तो मेरी वजह से उल्टा ही फंस गए, पर तुमने ऐसा क्यों किया? फिनिस्ट बोला, कोई ना, मैं अच्छों के साथ हमेशा अच्छा करता हूँ, इसलिए तो मैं महान हूँ। पर ये तो बताओ कि वो राक्षस तुम्हारे अंदर आया कैसे? ग्रेस बोली, असल में एक श्राप है। जिस दिन तुम किले में आए थे तो तुमने जैसे ही मेरे हाथ थामा, उसी पल मेरा शरीर राक्षस का रूप लेने लग गया और मैं तब से खुद से लड़ रही हूँ। लेकिन मैं चाहकर भी इसे नहीं रोक पाती, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि मुझसे दूर ही रहो। पर फिनिस्ट ने कहा, जब मैं अंधा होने के बाद फिर से देख सकता हूँ तो तुम्हारे श्राप का कोई न कोई तोड़ जरूर होगा। चिंता मत करो, हारू को इसके बारे में पता होगा। लेकिन उधर हारू के दो आदमी एक बूढ़े को पकड़ लाए जिसके हाथ में बिल्ली थी। अजीब बात यह थी कि इस बिल्ली की पूंछ तेज रोशनी की तरह चमक रही है। हारू ने बूढ़े आदमी को समझाया कि तुम्हारी बिल्ली अनमोल है, इसकी पूंछ से निकलती रोशनी तुम्हारे घर को रोशनी से भर देती है, लेकिन मंत्र शक्ति शहर के लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तो मैं इसे मिटाकर सबकी जान बचा रहा हूँ। उसकी सारी शक्ति को खींच लिया और फिर उसे एक नीले लिक्विड में बदल शीशी में भरकर खुफिया जगह पर रख लिया। लेकिन उधर और भी कई सारी नीली शीशियां मौजूद थी। कुछ देर बाद हारू का बनाया यांत्रिक कछुआ चलना बंद हो गया। तो हारू ने बोगा की वही टोपी पिंजरे से बाहर निकाल ली जिसमें याना ने जान डाल दी थी। उसे ले जाकर एक टेबल यंत्र पर रखा, जिसके अगले ही पल टोपी की मंत्र शक्ति खींच ली गई और उसे भी नीली लिक्विड में बदल दिया। हारू ने उसे कछुए में डाला, जिससे कछुआ फिर से अपनी चाल चलने लगा। लेकिन किस्मत से बोगा और याना ने ये सब देख लिया। तुरंत फिनिस्ट को बाहर निकाला, बता भी दिया कि हारू कितना बुरा है, अच्छा बनने का सिर्फ दिखावा कर रहा है, पर वे कुछ कर पाते। हारू के सिपाहियों ने उन्हें बंदी बना लिया। हारू ने फिर अपना असली चेहरा दिखाया, हाँ मैं बुरा हूँ, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ की बलि चढ़ी जाए तो भला नुकसान कैसा। और यहाँ के लोग मुझे देवता मानते हैं। अगर तुम्हें जिंदा छोड़ा तो तुम सभी को मेरी सच्चाई बता दोगे, इसलिए तुम लोगों का मरना बेहद जरूरी है। हारू ने लोहे वाले कछुओं को हुक्म दिया कि इनकी खातिरदारी करो, जिस पर उनके लोहे के सर से बेड़ियों ने उन्हें जकड़ कर लटका दिया। हारू ने सच उगलना शुरू किया कि हाँ, शुरू से ही सब मेरा किया धरा है। मुझे खबर मिली कि किले के राक्षस का सामना कर पहली बार कोई आदमी जिंदा बचा है और उसी गांव में एक जादूगरनी भी है जो छोटे मोटे जादू करती है। तो मैं जानता था कि अगर इन दोनों को एक साथ ले आए तो ये राक्षस को पकड़ लाएंगे। तुम्हारे गांव पर जिन लुटेरों ने हमला किया वो भी मेरे ही भेजे हुए थे, पर बोगा को हारू ने बख्श दिया था, क्योंकि दौलत के लालच में बोगा हारू के साथ मिल गया था। जमाल को ये सब जानकर बहुत बुरा लगा कि हारू कितना बुरा है। आरिफ, तुम फिनिस्ट और याना को बचाओ। पर आरिफ कहने लगा, देख जमाल, हमें इनके आपस के मामले में नहीं पड़ना चाहिए, और वैसे भी हमारे लगते ही क्या है, जबकि हारू ने हमारी कितनी मदद की है। उसकी बात सुन जमाल गुस्से में आरिफ के मुंह पर थूक देता है, जिससे आरिफ की भारी बेइज्जती हो गई। आरिफ बोला, अबे ऊंट के बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत, और चाकू निकाल कर जमाल को काट दिया। लेकिन खुलासा हुआ कि जमाल कोई असली ऊंट नहीं है, बल्कि वो भी हारू का बनाया हुआ एक यंत्र ही था। हारू फिर अपनी चाल को अंजाम देना शुरू कर देता है। यंत्र को चालू कर याना के जादू को चूसने लगा। तो फिनिस्ट ने हाथ थाम कर ग्रेस के अंदर का वो राक्षस जगा दिया, जिसके बाद उसने तबाही मचा दी। एक एक कर हारू के सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। फिर फिनिस्ट को भी दबोच लिया, लेकिन उसे छोड़ दिया। मौका पाकर फिनिस्ट, याना और जमाल तीनों भागे, पर सिपाही अब भी उनके पीछे हैं। तो मजबूरी में फिनिस्ट को उनका सामना करना पड़ा। उनकी पिटाई कर हालत बुरी कर दी, पर वो बहुत सारे थे। आरिफ और उसके आदमी याना को बंदी बनाने आगे बढ़े। याना बोली, अबे मैं जादूगरनी हूँ क्या, समझ के रखा है? मैं फिनिस्ट से भी ज्यादा खतरनाक और पागल हूँ। और फिर कुछ तरबूज के बीज निकाल उनकी तरफ फेंक दिए। बीज बदल कर तरबूज बन सीधा उनके सर पर गिरे, जिससे याना ने उनका सर फोड़ डाला और उनका काम तमाम कर दिया। उधर हारू ने फैसला किया कि फिनिस्ट और याना को पकड़ने उसे खुद ही जाना होगा, इसलिए अपने महल के नीचे से अपनी सवारी चालू की, जो कि बहुत बड़ा कछुआ है। हारू ने बोगा को बताया कि मैंने इस यंत्र में अपने जमा किए सारे नीले लिक्विड डाल दिए हैं, जिससे यंत्र की मंत्र शक्ति बहुत बढ़ गई। अब फिनिस्ट और याना को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और तभी उसने एक कछुए के रूप में मौजूद छोटे बॉम्ब्स को उन पर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे फिनिस्ट जख्मी होकर गिर पड़ा। हारू फिर जमाल की मंत्र शक्ति सोखने लगा, लेकिन याना से ये देखा नहीं गया। वो जमाल को बहुत पसंद करती थी और जमाल ने भी उसका हमेशा मदद की थी, इसलिए अपनी शक्तियां जमाल को देने लगी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए फिनिस्ट ने सोचा, इसके ऊपर से हमला करता हूँ, लेकिन हारू ने चालाकी दिखाते हुए कछुए की गर्दन को घुमा दिया, जिससे टकराकर वो गिर पड़ा। पर अब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसका चश्मा नीचे गिर चुका था। हारू ने फिर याना की शक्ति को भी निकालना शुरू करा, जिससे याना तड़पने लगी। बोगा को ये देख बहुत बुरा लगा। सोचा अगर उसने कुछ नहीं किया तो याना मारी जाएगी, तो लीवर को खींचकर बंद कर दिया। हारू को बहुत गुस्सा आया। बोला, गद्दार, अब तू भी इनके साथ मरेगा, और दरवाजा खोल बाहर फेंक दिया। याना पूरी तरह बूढ़ी हो चुकी थी, जिससे उसे बहुत बुरा लग रहा था। तभी ग्रेस राक्षस के रूप में आ गई और अचानक उसे अपने मुंह के सामने देख हारू डर का झटका खा जाता है और गलती
तेजी से लीवर को पीछे की तरफ खींच देता है। दूसरी तरफ से फिनिस्ट ने रस्सी से कछुए को उलट के लुढ़का दिया, जिससे जमा किया सारा नीला लिक्विड बह गया। अपनी हार कबूल कर हारू बोला, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मैंने तुम्हें कमजोर समझा। आज भले ही मैं हार गया, लेकिन दोबारा मैं आऊंगा। फिर हारू पंख निकाल कर उड़कर जाने लगा, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण वो उड़ा नहीं, उल्टा अपने ही जमा किए नीले लिक्विड में जा गिरा। उसने कई आविष्कार किए, लेकिन इन सब में उसने आज तक तैरना नहीं सीखा, जिस कारण वो डूबने लगा। वही किसी ने उसकी मदद भी नहीं की। जमाल बोला, मरने दो, वैसे भी दुनिया में इंसाफ बहुत ही कम मिलता है। जाओ भाई, जल्दी से जाकर मरो। और हारू डूब कर मर गया। फिनिस्ट भी जख्मी होने के कारण गिर पड़ा। ग्रेस रोने लगी, ये सोचकर कि पहली बार किसी ने मुझे बचाया और मेरी वजह से वही मारा गया। मेरे करीब आने वाला हर कोई मरता क्यों है? रोते हुए ग्रेस का एक आंसू फिनिस्ट के चेहरे पर गिरा, जिससे फिनिस्ट जाग गया। उसे सब दिखाई देने लगा, जिसका मतलब ग्रेस के आंसू ही उसके अंधेपन की दवा थी। फिनिस्ट ने बोगा को कह दिया, निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से, तूने मुझे धोखा दिया है। लेकिन बोगा ने हंसते हुए सारी सच्चाई बताई कि उन्हें बचाने के लिए हारू से झूठ-मूठ कर नाटक किया था, जिस कारण हारू मुझे अपनी चाल बताता गया और मैं नाटक करता रहा। और बॉस, मैं आपका ही चेला हूँ, हमेशा रहूंगा। याना ने टूटे कछुए की तलाशी ली, जिसमें उसे वही सोने का रस मिल गया, पर उसे पीकर भी वो बूढ़ी ही रही, क्योंकि हारू ने झूठ बोला था ताकि याना राक्षस को पकड़ने में मदद करे। फिनिस्ट बोला, ग्रेस तुम चिंता मत करो, तुम्हारे श्राप को तोड़ने का रास्ता ढूंढ लूंगा। ग्रेस बोली, तुम अब तक नहीं समझे, ये लड़की का रूप मेरा असली रूप नहीं है, राक्षस का रूप है। अगर ये श्राप टूट भी गया तो मैं हमेशा राक्षस बन जाऊंगी, पर ग्रेस नहीं बन पाऊंगी। तब ये सुन फिनिस्ट का दिल टूट गया और उसने ग्रेस से प्यार का इजहार कर उसे जाने दिया। फिर वे सब अपने गांव लौट आए, जहाँ फिनिस्ट को फैल्कन की पोशाक में देख लोगों ने फिर से उसके जय जयकार लगाना शुरू कर दिए। हमारे रक्षक वापस आ गया है, उसने क्रूर वैज्ञानिक हारू को हराकर हमारे गांव की रक्षा की। लेकिन इस बार फिनिस्ट ने सारा श्रेय खुद नहीं लिया। अगर याना, बोगा, जमाल और ग्रेस ने मेरी मदद नहीं की होती तो अब तक मैं ऊपर पहुंच चुका होता। अंत में याना एक किताब पढ़ रही है, जिससे उसे पता चला कि ग्रेस का असली रूप लड़की का ही है। फिनिस्ट को बताया कि लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये प्राचीन किताब नहीं। कुछ बुरे जादूगरों ने ग्रेस को श्राप देकर उसे राक्षस का रूप दे दिया और फिर उसे झूठ बोलकर यकीन दिलाया कि राक्षस उसका असली रूप है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हमें बस श्राप का तोड़ निकालना है, जिससे ग्रेस लड़की बन जाएगी। ये सुनकर फिनिस्ट, जो इतने दिनों से दुखी था, मुस्कुरा दिया। बोला, तैयारी करो, चलो चलते हैं ग्रेस को घर लाने।